हेलो एवरीवन, इलेक्ट्रिसिटी से तो हम सब वाकिफ ही है और ऑलरेडी हमने चैप्टर पूरा पढ़ भी लिया है, तो हमें पता है कि हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं। तो हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है बेसिकली हम उसी की बात कर रहे हैं। लेकिन इस चैप्टर के अंदर हमने क्या पढ़ा था, तो हमने देखा था इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, ओम्स लॉ क्या होता है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें थी, आई था, वी है, आर है। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे। हम ये भी देख चुके हैं कि हमारे घर में जो बिजली का बिल आता है उसके अंदर 1 यूनिट बेसिकली क्या होता है, उसका मीनिंग तो पता हो हमें, तभी तो हम बिल भर रहे हैं। अब इतना सारा बिल भर तो रहे हैं, लेकिन पता तो चलना चाहिए ना कि एक्चुअली ये चीजें जो है वो है क्या। अब हमने बोल दिया गया कि हाँ आपने 200 यूनिट्स यूज किए, आपने 300 यूनिट्स यूज किए हैं, तो हम इस हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हमें कैलकुलेशन भी हमें भी आनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअली ये है क्या, कितनी एनर्जी जो है वो हम यूटिलाइज कर रहे हैं। सो ऑलरेडी वैसे हम ये चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हम एग्जाम के पर्पस को देखते हुए हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, बिकॉज आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स आ रहे हैं एंड हाफ ईयरली एग्जाम्स में हमें रॉक करना है, बहुत ही अच्छे मार्क्स से पास होना है। एंड नॉट ओनली अच्छा 89 नहीं, हमें 100% तक का सोचना है, तभी तो हम वहां तक पहुंचेंगे। जब सोचेंगे ही नहीं तो कैसे पहुंच पाएंगे। तो उसी सीरीज में हम क्या कर रहे हैं, हम आज क्वेश्चंस को देखेंगे, किसके, इलेक्ट्रिसिटी के। सो आई लवीना कुमावत वेलकमिंग यू ऑल एट स्कोर शाला। देखो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज a given length of a wire is doubled on itself and this process is repeated once again, by what factor does the resistance of the wire change। अब ये क्वेश्चन देख के आधों को लगता है अरे यार ये क्वेश्चन तो हमसे नहीं होगा, ये क्वेश्चन तो कौन कर सकता है, तो जो टॉपर बैठा है ना वो कर सकता है, जो ये क्लास का टॉपर है वो कर सकता है, लेकिन हम नहीं कर सकते। तो अगर जब पहले ही अपने माइंड में सेट कर लोगे कि हाँ भाई वही कर सकता है, हम तो कर ही नहीं सकते, तो हमारा माइंड इस चीज से वर्क करेगा ही नहीं। तो हमेशा क्या करना है, जैसे नहीं होता वो आई थिंक 3 इडियट्स मूवी में वो नहीं करता ऑल इज वेल ऑल इज वेल ऑल इज वेल ऑल इज वेल, तो एक्चुअली सब कुछ वेल होता है ना। तो बस यहाँ पर भी यही बोलो कि हाँ ये क्वेश्चन तो मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। और क्वेश्चन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते, बहुत इजी होते हैं, जस्ट उसको अच्छे से पढ़ना होता है, और इतना अच्छे से पढ़ना होता है कि हमें क्वेश्चन में एक्चुअली दिया क्या है, पूछा क्या है, वो सारी चीजें हम वहां से बाहर निकाल लें, और उसके बाद तो वहां से क्वेश्चन से आंसर तक जाने का रास्ता बहुत आसानी से मिल जाता है। अभी देखना कैसे मिलेगा आपको। सी क्वेश्चन इज अ गिवन लेंथ ऑफ अ वायर इज डबल्ड ऑन इटसेल्फ। क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन कि एक वायर है जिसकी जो गिवन लेंथ थी उसको क्या कर दिया गया, डबल कर दिया गया, उसी पे डबल कर दिया गया। अब उस वायर को डबल कर दिया, मतलब ये जो सपोज ये वायर है हमारा, तो हम क्या करेंगे, इसको फोल्ड कर रहे हैं, ठीक है, इसको हम क्या कर रहे हैं, फोल्ड कर रहे हैं। अब हमने फोल्ड करके इसको डबल कर दिया, अभी वायर कैसे हो गया, डबल हो गया। डबल तो हो गया, लेकिन अगर मैं अब इसकी लेंथ पूछूं तो क्या हो जाएगी, तो ये देखो ये पहले क्या था पूरा ऐसा, अब क्या हो गया, यहाँ से घूम के नीचे तक आया, तो ये डबल तो हो गया, एक वायर ये रहा, एक वायर ये रहा, लेकिन कैसा हो गया, इसकी लेंथ जो थी वो कैसी होगी, हाफ हो चुकी है। सी ये हमारा पूरा एक वायर है, कंप्लीट लेंथ का वायर है, इसको हमने क्या कर दिया, इसको हमने यहाँ से पकड़ा और यहाँ से पकड़ के इसको फोल्ड कर दिया। फोल्ड करते ही क्या हो गया, जो लेंथ प्रॉपर जो लेंथ थी इसकी, कितनी लेंथ थी हमें नहीं पता, अच्छा सॉरी हमें पता है कैपिटल एल है। अब ये लेंथ क्या है, एल थी, अब क्या हो गई है, L/2 हो चुकी है, बिकॉज इसकी लेंथ भी क्या होगी L/2 और इसकी लेंथ भी क्या होगी L/2। फाइन। अब बोला है एंड दिस प्रोसेस रिपीटेड वंस अगेन, एक बार और इसको रिपीट किया गया, तो यहाँ से उठाया इसको यहाँ पे खींच दिया गया, तो इस बार ये क्या हो गया, ऐसे था, ये ऐसे हो गया। इसका मतलब है कि अब देखो ये कितने टाइम्स हो गया, ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड और ये 4 टाइम्स हो गया, ठीक है। यानी कि जो लेंथ है वो कितने टाइम्स हो जाएगी, वो 4 टाइम्स हो जाएगी, यानी L/4 हो जाएगा। ये लेंथ कितने टाइम्स हो गई, 4 टाइम्स हो चुकी है, यानी अब क्या हो गया, जो लेंथ है इस वायर की वो कितनी होगी, L/4 होगी। फाइन, चल बाय व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर चेंज। अब हमें ये बताना है कि भाई इस वायर का रेजिस्टेंस जो है वो कौन से फैक्टर से चेंज हो जाएगा। अच्छा वायर का रेजिस्टेंस भी चेंज होगा, बिल्कुल होगा, कैसे होगा चेंज, देखो हम थोड़ा सा आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट पेज पे आते ताकि हमारे पास स्पेस मिल जाए। देखो बेसिकली हमारा वायर क्या था, ये था, हमने क्या कहा कि भाई L है इसकी लेंथ, ठीक है। अब क्या हुआ, हमने इसको डबल कर दिया, तो ये हमने डबल किया, ये भी हो गया L/2 और ये भी क्या हो गया L/2 हो गया। हमने फिर इसको डबल कर दिया, फिर इस प्रोसेस को रिपीट किया, तो यहाँ से यहाँ आए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ गए, तो ये जो लेंथ है कितनी हो गई, L/4 हो चुकी है, 4 टाइम्स हो चुकी है लेंथ इसकी। अब जब ये लेंथ 4 टाइम्स हो चुकी है तो एरिया कितना हो जाता है, एरिया हो जाता है 4 टाइम्स, एरिया क्या होगा, और सॉरी लेंथ कितनी हो गई, 1/4 टाइम हुई है, तो एरिया कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। लेंथ कितनी हो गई है, 1/4 टाइम, एरिया कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। फाइन। अब जब ये एरिया 4 टाइम्स हो चुका है, लेंथ हमारे पास आ गई L/4 है, यानी 1/4 टाइम आ चुकी है, तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमें पूछा गया है
बाय व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर चेंज, रेजिस्टेंस कितना चेंज हो जाएगा वो बताना। जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था, प्रीवियस रेजिस्टेंस क्या होगा, 4 टाइम्स मतलब 4A1, प्रीवियस रेजिस्टेंस मतलब R1 दैट इज रो, क्या होता है याद होगा आई थिंक, रो L अपॉन A, L अपॉन A, ठीक है डन। ये क्या है A1 है और ये क्या है L1 है। अब क्या हुआ, ये कितना हो जाएगा, L1/4 हो गया है। तो यहाँ पर जब हम इसको चेंज कर देंगे तो क्या होगा, R2 इज इक्वल्स टू रो L1/4 अपॉन 4 टाइम्स ऑफ A1, ठीक है। देखो अब क्या हुआ, अब हमने क्या कर दिया इसको, ये जो 4 है इसको नीचे ले आओ, क्या करेंगे, रो L1 एज इट इज रहेगा अपॉन में ये 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा 16, ये 4 इंटू 4 क्या होगा 16 होगा, और यहाँ हमने रखा A1। अगर मैं इस पूरे को देखूं तो ये पूरा हमको कहाँ नजर आ रहा है, ये पूरा हमको यहाँ नजर आ रहा है। तो हम एक काम कर ले, इस R1 को यहाँ पर रिप्लेस कर दे, इस पूरे को हम किससे रिप्लेस कर दे, इस R1 से रिप्लेस कर देते हैं। पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, जब दोनों इक्वल है तो क्यों नहीं पॉसिबल होगा। तो जब ये पूरा का पूरा हमको किसके इक्वल में मिल रहा है, R1 के इक्वल में मिल रहा है, तो इस कंप्लीट को हटा के हम ओनली लिख देते हैं R1। तो यहाँ पे क्या रहेगा, R2 is equals to 1 upon 4 into 4 16 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा R1। दैट मीन्स कि जो R चेंज होगा वो कितना हो जाएगा, 1 upon 16 टाइम्स चेंज हो जाएगा। कितना होगा, 1 upon 16 टाइम्स चेंज हो जाएगा। ये इतना ज्यादा जो ये इसका रेजिस्टेंस है वो चेंज हो जाएगा। फाइन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू रेजिस्टर्स ऑफ 10 ohm and 15 ohm आर कनेक्टेड इन सीरीज। ऑलवेज रिमेंबर कि रेजिस्टेंसेस को कैसे ऐड किया गया है उसको अच्छे से चेक कर ले। तो हमेशा याद रखिए कि भी जहाँ सीरीज बोला है तो सीरीज में ऐड करना, पैरेलल का है तो पैरेलल ही ऐड करना, ठीक है। चलो, टू रेजिस्टर्स आर देयर दैट इज 10 ohm and 15 ohm that are connected in series to a battery of 6 volt. How can the values of current passing through them be compared? अब इनकी वैल्यूज को आप कैसे कंपेयर कर सकते हो, तो देखो हमारे पास क्या है, एक सर्किट है, देयर इज अ सर्किट जिसके अंदर हमने क्या कनेक्ट कर दिया, बैटरी कनेक्ट कर दी है। अब इस बैटरी से देखो कौन कनेक्टेड है, दो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड। नाउ सीरीज में कनेक्टेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 6 वोल्ट की बैटरी है हमारे पास, ये 10 ओम है और ये कितना है 15 ओम है, ठीक है। हमें बोला है करंट जो इसमें से पास हो रही है उसको कंपेयर करना है कि कितनी करंट पास हो रही है। तो एक चीज अगर हम देखें तो हमें पता है कि भाई सीरीज में कनेक्टेड है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है सीरीज के अंदर। तो अगर पैरेलली होता तब क्या होता, करंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती। अगर पैरेलली होता तो करंट क्या होती, डिस्ट्रीब्यूट होती, ठीक है। लेकिन अगर एक सीक्वेंस में चल रहा है तो क्या इक्वल नहीं होगी, बिल्कुल होगी। कैसे, देखो देयर इज अ पाथ, ठीक है, एक पाथ है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि 4 फ्रेंड्स का ग्रुप है वो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर 4 या 5 फ्रेंड्स का ग्रुप बना लेते हैं, ये फर्स्ट फ्रेंड, ये सेकेंड फ्रेंड, थर्ड फ्रेंड, चलो 3 फ्रेंड का ग्रुप है, ये तीनों जा रहे हैं। यहाँ बीच में कोई ऑब्स्टेकल आया, यहाँ बीच में कोई ऑब्स्टेकल आया, चाहे कितना ही बड़ा हो छोटा हो, वी डोंट केयर। यहाँ क्या होगा, अब ये जो तीनों फ्रेंड्स है ये मस्ती में घूमते 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 जा रहे हैं, झूमते 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 गाना वाना गाते गाते आराम से निकल रहे हैं। तो जाते 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 क्या हुआ, यहाँ पहुंच गए। फिर कुछ टाइम के बाद देखा तो फिर आगे और जाते जाते यहाँ पहुंच गए और उससे आगे भी चले जाएंगे। रहेंगे कितने, हमेशा 3 के 3, ठीक है। चलो नेक्स्ट थिंग पे आ जाओ। नेक्स्ट थिंग इज कि यहाँ पे क्या हुआ, एक रास्ता इधर जा रहा है, एक रास्ता इधर जा रहा है। एक्चुअली क्या है, तीनों को घर जाना है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक रास्ता इधर गया, एक रास्ता इधर गया। अब क्या होगा, अब होगा ये कि भाई ये 3 जो थे यहाँ तक तो सेम थे, यहाँ तक तो बिल्कुल साथ में थे, एकदम अच्छे से गाते वाते चल रहे थे, गाना गाते गाते खाते पीते चल रहे थे। अब क्या हुआ, जब यहाँ तक आए इस पॉइंट तक आते आते क्या हुआ कि भाई एक को याद आया कि मेरे को तो अब मेरे घर जाना है, मैं इधर नहीं आऊंगा। तो एक काम करते हैं, इनको डिवाइड कर देते हैं। क्यों करेंगे, भाई एक इधर गया, 2 इधर चले गए, ठीक है, डिवाइड हो गए। अब डिवाइड होते ही एक यहाँ आ गया, 2 यहाँ आ गए। क्योंकि जब ऑप्शंस होते हैं ना तो ऑप्शंस के अंदर सारे लोग एक मत में नहीं हो सकते, एक ही राय पे नहीं होते। तो यहाँ पे क्या हो गया, डिवाइड हो गए। फाइन, वहां क्या था, तीनों हमेशा लास्ट तक साथ में चल रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या हो चुका है, डिवाइड हो चुके हैं। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, जब हम बात कर रहे हैं करंट की, करंट जब पास होगी इसमें से, तो करंट कैसे पास होगी, यहाँ से गई, यहाँ से गई, यहाँ से गई, यहाँ से गई, यहाँ से आई, वापस आ गई, ठीक है। तो क्या हुआ, हमेशा क्या सिमिलर चली, बिल्कुल। कहीं डिवाइड हुई क्या, नहीं हुई, डिवाइड बिल्कुल नहीं हुई है। हर जगह पर जब सिमिलर है तो हम ये बोल सकते हैं कि इस रेजिस्टेंस में अगर आप देखेंगे तब भी क्या होगा, अगर मैं मान के चलूं कि जो आई है वो कितनी है, 1 है, तो यहाँ पर भी आई जो होगी कितनी होगी, 1 ही होगी। यानी इन दोनों में जो करंट का रेशियो होगा वो कितना होगा, 1:1 होगा। जितनी करंट यहाँ फ्लो हो रही है उतनी ही करंट यहाँ फ्लो होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें, बिकॉज ये सीरीज के अंदर है।
अगर पैरेलल होता तो ऐसा नहीं होता, लेकिन अगर सीरीज के अंदर है तो क्या होगा, जितनी करंट 10 ओम से निकली है उतनी ही करंट किससे निकलेगी, 15 ओम से निकलेगी। फाइन, सो आई होप कि क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम इज बेंट टू फॉर्म अ क्लोज्ड स्क्वायर। एक वायर था जिसका रेजिस्टेंस कितना गिवन है, 20 ओम है। अभी देखो कंप्लीट एक वायर है हमारे पास में, इसका रेजिस्टेंस हमको गिवन है कि 20 ओम है। इस रेजिस्टेंस को क्या किया गया, कुछ मोड़ा गया, मोड़ के क्या बनाया गया, मोड़ के एक स्क्वायर बनाया गया। तो देयर इज अ स्क्वायर, इस स्क्वायर के अंदर अब अगर हम देखें तो एक साइड के अंदर रेजिस्टेंस कितना होगा। अब कंप्लीट वायर में अगर मैंने बोला 20 ओम रेजिस्टेंस है, तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि इस वाले पार्ट के अंदर 20 ओम रेजिस्टेंस हो गया, इस वाले पार्ट के अंदर तो रेजिस्टेंस है ही नहीं, पॉसिबल नहीं है ये। तो क्या होगा, हर एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अगर आप देखेंगे तो रेजिस्टेंस जो होता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है पूरे ही वायर के अंदर। तो यहाँ हम क्या करते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो 4 साइड से स्क्वायर बन गया अगर इस वायर का, तो 4 साइड से स्क्वायर में क्या होता है, 4 साइड्स आर इक्वल, ऑलवेज इक्वल। तो हम क्या करते हैं, 20 डिवाइड बाय 4 करते हैं, ठीक है। आर जो होगा वो कितना हो जाएगा, 20 डिवाइड बाय 4, तो कितना आ गया, 5 ओम आ गया। यानी कि अगर मैं बोलूं कि जो वायर से हमने स्क्वायर बनाया है उसकी कोई पर्टिकुलर साइड्स ले, तो उन साइड्स के ऊपर क्या होगा, जो रेजिस्टेंस है वो कितना आया, 5 ओम आया सबके अंदर, ठीक है, डन। चलो नेक्स्ट थिंग पे आ जाओ, व्हाट इज द रेजिस्टेंस अक्रॉस अ डायगोनल ऑफ द स्क्वायर। नाउ यू हैव टू टेल कि जो इनका डायगोनल है उस डायगोनल पे कितना जो है रेजिस्टेंस बनेगा, ठीक है। यानी जो स्क्वायर का डायगोनल है उसके ऊपर आपको बताना है कि कितना रेजिस्टेंस आने वाला है, यानी ये जो है यहाँ पे आपको बताना है, बीडी के अक्रॉस बताना है कि रेजिस्टेंस जो है वो कितना होगा, बीडी के अक्रॉस बताना है हमको। चलो, तो बीडी के अक्रॉस हम कैसे बता सकते हैं, जब हम इस कंप्लीट को अगर मैं आपको टेढ़ा कर दूं तो आप क्या कहेंगे कि मैम ये तो पैरेलली कनेक्टेड है, और जब कनेक्ट करके पूरा एक साथ लाओगे तो ये ऑटोमेटिकली बीडी बन जाएगा। फाइन, कैसे, देखो यहां से अगर मैं इसको टिल्ट कर देती हूँ तो टिल्ट करते ही क्या होगा, ये इस तरह से बन जाएगा, टिल्ट करते ही ऐसा कुछ हो गया। यहाँ भी 5 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पर भी 5 ओम का रेजिस्टेंस लगा है, यहाँ भी 5 ओम का रेजिस्टेंस है, और यहाँ भी क्या है, 5 ओम का रेजिस्टेंस है। अब अगर आपको बोलूं कि अगर मैं इस लाइन के अक्रॉस चाहती हूँ तो क्या होगा, ये भी पैरेलली कनेक्टेड है, ये पैरेलली कनेक्टेड, ठीक है, ये पूरा और ये पूरा क्या है, पैरेलल कनेक्शन में है। लेकिन सिर्फ ये दो अगर हम देखें तो ये क्या है, सीरीज में, ये दो भी कैसे है, सीरीज के अंदर कनेक्टेड है, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, एक नया पेज लेते हैं, उसके ऊपर आते हैं ताकि हम इजीली समझ सके। सी, यहां से बनाया हमने रेजिस्टेंस, यहां से आए नीचे, फिर रेजिस्टेंस बना, फिर यहाँ पे आ गए, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये पूरा एक स्क्वायर है हमारे पास में, ठीक है। चलो अब हुआ क्या, सबके ऊपर कैसे कितना कितना ओम है, 5 ओम है, ये क्या है 5 ओम है, ये भी क्या है 5 ओम है, और ये भी क्या है 5 ओम है। अब एक काम करते हैं, इन चारों को कोई नाम दे देते हैं। चारों का नाम क्या होगा, इसको हमने दिया R1, इसको हमने दिया क्या R2, इसको हमने दिया R3, और इसको हमने क्या नाम दे दिया, R4 नाम दे दिया। फाइन, अब अगर मैं आपको बोलूं R1 प्लस R2 तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 ओम, क्योंकि ये सीरीज के अंदर है और हमको पता है R1 प्लस R2 कितना होगा, 10 ओम होगा। दोनों क्या है, सीरीज के अंदर है, दैट इज वाई। अगर पैरेलली होते तो ऐसा नहीं होता, लेकिन ये सीरीज के अंदर है इनका कनेक्शन, दैट इज वाई हो जाएगा। नाउ R3 प्लस R4, ये भी कितना हो जाएगा, 5 प्लस 5 10 ओम, डन। चलो, तो अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करके अगर लिखूं तो अब जो मेरा नया सर्किट बनेगा वो कैसा बनेगा, वो ऐसा बनेगा, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस है, दोनों को कनेक्ट करके एक नया बना दो, तो ये 10 ओम का है और ये भी कितना है, 10 ओम का है। फाइन, चलो अब हम एक काम करते हैं, इन दोनों का देखते हैं। इन दोनों को अगर हम देखेंगे तो हमारे पास पता है कि 1/R इक्विवेलेंट क्या होता है, ये होता है 1/R1 प्लस 1/R2। लेकिन हम एक काम करते हैं, इनको दूसरा नाम देते हैं, RS, इसको हम देते थे है RT देते, चलो RT नाम देते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, R ऑफ S है, ये है हमारा क्या, R ऑफ T। दोनों को जब हमें ऐड करना है तो देखो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, R ऑफ S प्लस R ऑफ T। पैरेलली कनेक्शन है, पैरेलल में हमेशा क्या होता है, फॉर्मूला ये होता है। सीरीज में है तो हम क्या करेंगे, सिंपली उनको ऐड कर देंगे, लेकिन अगर पैरेलली कनेक्टेड है तो पैरेलली में हमेशा क्या होगा, अपॉन में इस तरह से ऐड होंगे। ये फॉर्मूला है और हमने पढ़ा है इसको। चलो यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दें, दैट इज 1/10 ओम प्लस 1/10 ओम। अब आप क्या करेंगे, आप इसका लेंगे बिल्कुल एलसीएम, हमें फ्रैक्शंस को सॉल्व करना आता है, वी हैव ऑलरेडी लर्न्ड, अपॉन 10,
10 को 10 से डिवाइड कर दे 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1 प्लस अगेन 10 डिवाइड बाय 10 इज 1, 1 मल्टीप्लाई 1 इज 1, तो इट विल बी 2/10 और अगर कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, तो ये कितना हो गया 1/5 ओम। लेकिन ये किसकी वैल्यू है 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू है, हमें क्या चाहिए ओनली R इक्विवेलेंट की चाहिए, तो हम क्या करते हैं इसको रेसिप्रोकल ले ले इसका, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5 ओम। इसका मतलब है कि इसके डायगोनल पे जो रेजिस्टेंस रहेगा वो कितना होगा, वो रहेगा 5 ओम। फाइन, चलो सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन, that is how much current will an electric bulb draw from 220 volt source if the resistance of the bulb is 1200 ohm, if in place of bulb a heater of resistance 100 ohm is connected to the sources, calculate the current drawn by it। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, how much current मतलब कितनी करंट है, करंट बतानी है आपको, किसमें will an electric bulb draw, इलेक्ट्रिक बल्ब की करंट बतानी है, इलेक्ट्रिक बल्ब ने कितनी करंट ड्रॉ की है from 220 volt source if the resistance of the bulb is 1200 ohm। तो अगर मैं बात करूं I of B की, तो ये हमको बताना है, बल्ब की करंट बतानी है, बल्ब में कितनी करंट ड्रॉ की थी, उसका जो वोल्टेज है वो कितना है 220 वोल्ट है, एंड जो रेजिस्टेंस है वो कितना गिवन है B का, ठीक है, बल्ब का कितना रेजिस्टेंस गिवन है, दैट इज 1200 ओम। क्लियर है, चलो ये हम बता देंगे। सेकेंड थिंग क्या बोला है, इफ इन प्लेस ऑफ बल्ब की जगह हमने क्या किया, अ हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम इज कनेक्टेड, हीटर को कनेक्ट कर दिया तो वोल्टेज तो उतना ही रहेगा, वोल्टेज ऑफ हीटर कितना है 220 वोल्ट है, लेकिन इसका रेजिस्टेंस कितना है हीटर का 100 वोल्ट गिवन है, ठीक है, कनेक्टेड टू द सोर्सेस। कैलकुलेट द करंट ड्रॉन, दोनों में क्या कैलकुलेट करना है, करंट कैलकुलेट करनी है, और हमको पता है एक ओम्स लॉ होता है, ओम्स लॉ हमने पढ़ा था, ओम्स लॉ में क्या पढ़ा था कि जब सारी सिचुएशंस जो होती है वो सिमिलर होती है, कॉमन होती है, सब कुछ बिल्कुल कांस्टेंट होती है, तो हम क्या बोलते हैं भाई टेम्परेचर कांस्टेंट है, सारी चीजें का कांस्टेंट है, तो हम क्या कहते हैं कि एक फॉर्मूला होता है V इज इक्वल्स टू क्या होता है IR, और अगर मैं I की बात करूं तो I इज इक्वल्स टू क्या होगा V/R, ये हमने पढ़ा है फॉर्मूला, बिल्कुल याद करो। यहाँ हम बल्ब की बात कर रहे हैं तो ये भी हमारा बल्ब वाला होगा, ये भी हमारा बल्ब वाला होगा, चलो तो V ऑफ B कितना है 220 वोल्ट, अपॉन में हमारे क्या हो गया है R, ठीक है। नेक्स्ट थिंग ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1200। अब इसको सॉल्व कर ले, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, देखो 0 to 0 कैंसिल हो जाएगा, फाइन। यहाँ आपको आंसर क्या मिल जाएगा, यहाँ आपको आंसर मिलेगा 0.18 एम्पियर, लमसम कुछ इतना मिलेगा। नेक्स्ट आ जाओ I ऑफ H ले लो, यहाँ पर भी क्या है I इज इक्वल्स टू क्या होगा V/R, ये H का होगा, मतलब ये हीटर वाला होगा, ठीक है, ये हीटर का हम देख रहे हैं, हीटर ने कितनी करंट ड्रॉ की है, तो वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट, अपॉन अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो ये कितना होगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा आपका 100, रेजिस्टेंस कितना 100 है, ठीक है, और 100 को हमको पता है 2 0 है नीचे, तो हम सिर्फ क्या करें 2 डिजिट के पहले पॉइंट लगा दे, दैट मींस 2.2 एम्पियर, ठीक है। तो बल्ब ने कितनी करंट ड्रॉ की है 0.18 एम्पियर, लेकिन हीटर ने कितनी करंट ड्रॉ की है 2.2 एम्पियर, तो देखो हीटर की करंट जो है वो थोड़ी ज्यादा है एज कम्पेयर टू बल्ब। तो आई होप कि अब क्लियर हो गया कि किसके अंदर ज्यादा बिल आने, किसको आप चलाओगे रेगुलरली तो बिल ज्यादा आएगा, जब हीटर को अगर रेगुलर चलाओगे तो बिल ज्यादा आएगा एज कम्पेयर टू बल्ब। बल्ब भले ही चल रहा है इतना बिल नहीं आएगा जितना किसका आ जाएगा, हीटर का बल्ब आएगा, हीटर का बिल आएगा, बल्ब नहीं आएगा। चलो नाउ आ जाओ आगे आ जाओ और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इतने क्वेश्चन तो हमारे हो गए हैं, कुछ क्वेश्चंस करने के बाद अब लग रहा होगा ना कि हाँ अब ये बहुत ज्यादा इजी लग रहा है, अब ये बहुत आसान लग रहे हैं और अब हम इनको पक्का सॉल्व कर लेंगे, एग्जाम के अंदर अगर आएंगे ना तो हमें कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी, हम इनको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन इज a 9 ohm resistance is cut into 3 equal parts and connected in parallel, find the equivalent resistance of the combination। क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि there is a resistance that is 9 ohm, एक रेजिस्टेंस था हमारे पास में, ये रेजिस्टेंस कितना था, ये 9 ohm का रेजिस्टेंस है, कट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, इसको क्या कर दिया गया 3 इक्वल पार्ट्स के अंदर कट कर दिया गया, ठीक है, इसको 3 इक्वल पार्ट्स के अंदर क्या किया, कट कर दिया गया, एक पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया और तीसरा पार्ट ये हो गया। तो अभी कितने कितने ओम के हो गए हैं 9/3, मतलब कि 3 ओम, ये भी हो गया 3 ओम और ये भी कितना हो गया 3 ओम, ठीक है, एंड कनेक्टेड इन पैरेलल। अब इनको कैसे कनेक्ट किया गया है, पैरेलली कनेक्ट किया गया है। पैरेलली कैसे कनेक्ट किया गया, देखो यहां से एक कनेक्शन गया, यहां से दूसरा कनेक्शन, यहां से तीसरा कनेक्शन, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस, चले ये हमारा आ जाएगा यहाँ पर सेकेंड रेजिस्टेंस, ये आएगा हमारा थर्ड रेजिस्टेंस
एंड देन हम क्या करें, तीनों को कनेक्ट कर देते, तीनों को हमने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये कितना हो गया, कनेक्ट हो गया। कैसे बोला था हमें, पैरेलली बोला था, तो हमने क्या कर दिया, पैरेलली इनको कनेक्ट कर दिया, 3 ओम 3 ओम एंड 3 ओम। ना ये ओम शांति ओम नहीं है, 3 ओम है। चलो, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। अब इस कॉम्बिनेशन का आपको क्या पता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है, तो वी नो वेरी वेल कि जब इनको सीरीज में ऐड किया जाता है तो हम क्या करते हैं, हम डायरेक्टली सारे रेजिस्टेंसेस को ऐड कर लेते हैं। लेकिन जब हमें कहा गया है कि सीरीज में कनेक्शन नहीं है, कौन सा कनेक्शन है, ये पैरेलली कनेक्टेड है, तो हम क्या करेंगे, इनको पैरेलली कनेक्टेड के लिए हमारा जो आंसर होगा क्या होगा, 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। और अब आप इसके अंदर क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे और इसको सॉल्व करके चेक करेंगे कि इससे आंसर हमारा क्या आ रहा है। सो वी कैन टेक अ न्यू पेज, एक न्यू पेज हम ले सकते हैं। हमारा न्यू पेज क्या हो सकता है, चलो वेट अ मिनट, एक नया पेज हम ले लेते हैं ताकि हमारा और इजी हो जाए। सी, यहाँ आ जाए। यहाँ पे अब क्या करना है, देखो अभी हमने क्या कहा था कि हमारा जो रेजिस्टेंस था वो कितना था, वो ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये हमारा सेकंड है और ये क्या था, थर्ड था। ठीक है, तीनों को कनेक्ट किया तो क्या बना, ये भी 3 ओम, ये भी 3 ओम, ये 3 ओम। चलो ओम शांति ओम, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, जल्दी आ जाओ। ये ओम शांति ओम देखो, ऐसा लग रहा है आधे लोग तो मूवी देखने भाग जाते हैं। भाई इतना मूवी मत करो, अब तो हमारे हाफ ईयरली एग्जाम सिर पर है, देने हैं हमें एग्जाम, पास भी होना, अच्छे मार्क्स से पास होना है। सिर्फ पास ही नहीं होना है, किसी के 36-37% आया पास हो गए, नहीं भैया, अच्छे से पढ़ो भाई, पेरेंट्स का नाम रोशन करो। चलो यहाँ आ जाओ। अब इनका हमने क्या अभी फॉर्मूला लिया था, R इक्विवेलेंट 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, हमने क्या कहा, हमने कहा देखो 1/r1 1/r2 1/r3, तो तीनों को ऐड कर दो। 1/r1 के प्लेस पे 3 कर दो, R2 के प्लेस पर भी 3 और R3 के प्लेस पर भी 3। नाउ जस्ट टेक द LCM ऑफ डिनोमिनेटर्स एंड LCM विल बी 3। नाउ आता है हमें फ्रैक्शन सॉल्व करना, भूलना नहीं है। 3 डिवाइड बाय 3 विल बी 1, 1 मल्टीप्लाई 1 विल बी 1, प्लस अगेन 3 डिवाइड बाय 3 विल बी 1 एंड 1 मल्टीप्लाई 1 विल बी 1 एंड अगेन 1। तो अब देखो इनको कनेक्ट, इनको करो, क्या होगा सॉल्व। चले, यहाँ जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में आंसर क्या आ जाएगा, 3/3। यहाँ पे आंसर क्या आया, 3/3। तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, 1/1। कैंसिल कर दो इनको, 1/1। तो 1/r इक्विवेलेंट क्या आया हमारे पास में, ये आया 1/1। तो अगर मैं आपको बोलूं r और इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा। ठीक है, ये कितना होगा, 1 ओम। फाइन, चलो आगे आ जाओ, नेक्स्ट थिंग पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एन इलेक्ट्रिक आयरन हैज अ रेटिंग ऑफ 750 वोल्ट, 750 watt, not volt, 220 volt. Calculate the current flowing through it and its resistance when in use. अब ये क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में ये कहा है कि भाई देयर इज एन इलेक्ट्रिक आयरन एक प्रेस है जो मम्मी देती है ना हमेशा कि ये लो बेटा, ये कपड़े भी प्रेस कर देना, ये कपड़े भी प्रेस कर देना, मम्मी के भी कर देना, पापा के भी कर देना, और खुद के तो करने ही पड़ते हैं। चलो, तो हम उसी आयरन की बात कर रहे हैं। एक इलेक्ट्रिक आयरन है जिसकी रेटिंग कितनी है, 750 वोल्ट। अब ये क्या है भला, याद करो इसको, ये क्या है, ये है P। P क्या होता है, पावर जो कि वॉट के अंदर होती है। पावर याद होगा आपको, पावर क्या है, वॉट में। तो पावर कितनी है, 750 वॉट। वोल्टेज गिवन है V, पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज 220 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस इज 220 वोल्ट। कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, करंट फाइंड आउट करनी है एंड इट्स रेजिस्टेंस व्हेन इन यूज, तो इसका रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलो फॉर्मूला हमको पता है, पावर का एक ही फॉर्मूला हमने पढ़ा, एक फॉर्मूले से बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े थे, तो पावर का एक फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, पावर का एक फॉर्मूला तो हमने पढ़ा था, P इज इक्वल्स टू होता है VI। P इज इक्वल्स टू क्या होता है, VI होता है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, देखो I कैलकुलेट करना है, तो V को हम क्या कर दे, ट्रांसपोज कर देते हैं, दैट इज P अपॉन V इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I। तो I इक्वल्स टू, अगर मैं आपको बोलूं P की वैल्यू देखो क्या है, P की वैल्यू इज 750 वोल्ट, 750 वोल्ट अपॉन 220 वोल्ट, 0 to 0 कैंसल, रिमेनिंग इज 75 अपॉन 22। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो अप्रॉक्स I की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3.10 एम्पियर, 3.10 एम्पियर। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, 3.40 एम्पियर मिलेगी। मतलब ये तो होगी हमारी करंट, जो ये जो इलेक्ट्रिक आयरन है ये ले रही है, इलेक्ट्रिक आयरन इससे कंज्यूम कर रही है इस करंट को। अब आ जाओ नेक्स्ट थिंग पे, दैट इज R। R कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, तो R को कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, देखो इस फॉर्मूले को थोड़ा चेंज करते हैं। हमें पता है कि I इज इक्वल टू क्या होता है, I इज इक्वल टू होता है V अपॉन R।
तो एक काम करें, इस फॉर्मूले के अंदर इसको रिप्लेस कर देते हैं। कैसे? P इज इक्वल टू V, I के प्लेस पे लिख देते हैं V अपॉन R। I के प्लेस पे क्या लिखा हमने? V अपॉन R। तो ये क्या हो जाएगा? V स्क्वायर अपॉन R। हमारे पास वैल्यूज है, बिल्कुल है। किसकी है? P की वैल्यू है हमारे पास। तो R को तो हम ट्रांसपोज कर दे इस साइड में, इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन हो जाएगा P। नाउ जस्ट पुट द वैल्यूज। V की वैल्यू कितनी है? देखो 220 वोल्ट है, तो 220 स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा? पावर दैट इज 750। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में आंसर क्या आएगा? 64.53, 64.53 ये R है, ठीक है, ये 53 ओम। फाइन, चलो। सो आई होप कि क्लियर हो गया। अगर देखो जस्ट हमें क्या याद रखना है? फॉर्मूले लर्न रखना है। और अगर आपको फॉर्मूले सारे लर्न होंगे तो डेफिनेटली आपको इन आंसर्स में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब तक फॉर्मूले लर्न नहीं होंगे तो बहुत दिक्कत होने वाली है, बिकॉज हमेशा एग्जाम के अंदर क्या करना है, न्यूमेरिकल्स में देखो हमेशा मैं आपको यही बोलती हूँ कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो और क्वेश्चन के अंदर जो जो चीजें गिवन है उन सबको बस नोट डाउन कर लो कि हाँ ये सारी चीजें हमको गिवन है, एंड देन उन चीजों को नोट डाउन करो कि जो हमको पूछा गया है, जिसके आगे क्वेश्चन मार्क लगाना है हमको, और उनको हमें सॉल्व करके बताना है कि हाँ जी भाई ये इसका आंसर ये होने वाला है, ठीक है। और उसके बाद चेक कर लो कि ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसके अंदर ये सारी क्वांटिटीज जो है वो आ रही है अभी। तो जैसे ही आप ये चेक कर लेंगे कि हाँ ये सारी क्वांटिटीज जो है ये इस वाले फॉर्मूले के अंदर लग रही है, आ सकती है, उसको अप्लाई कर दो और उससे आपको क्या मिल जाएगा? आंसर मिल जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ बैठे बैठे सोचते रहेंगे कि हाँ ये एक क्वेश्चन गिवन तो है, ठीक है, देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है, बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन समझ कुछ नहीं आ रहा, फिर क्लास के टॉपर को देख के लगता है कि यार ये तो बहुत आसानी से कर लेगा, और तो भैया फिर वही करेगा, फिर आप क्या करेंगे? तो इसलिए हमारे माइंड को पहले से प्रिपेयर रखना है कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन है, तो वो एक्चुअली आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। चलो, सो आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन तो और ज्यादा इजी है। क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ फ्यूज इन सीरीज विद एनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। डन, बस आगे वाला क्वेश्चन बाद में देखेंगे। चलो, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? एक्सप्लेन करना है किसका रोल? फ्यूज का रोल। अब ये फ्यूज बेसिकली होता क्या है तो हमको बहुत ही अच्छे से पता है, हम इसके बारे में ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। तो ये फ्यूज क्या होता है? ये फ्यूज हमारे घर के शॉर्ट सर्किट को, ओवरलोडिंग को, हर चीज से प्रिवेंट करता है। हर चीज से हमारे घर में इलेक्ट्रिक सर्किट को कैसे प्रिवेंट करता है? तो देखो, जब भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तो हमेशा क्या होता है, कई बार होता है कि ओवरलोडिंग ज्यादा हो जाती है, तो उस ओवरलोडिंग की वजह से क्या होता है, करंट बहुत ज्यादा आने लगती है। करंट ज्यादा आएगी तो क्या होगा? आग लग सकती है। तो उस करंट के ज्यादा आने की वजह से ये जो फ्यूज होता है ये पहले ही क्या हो जाता है, आग लगने से पहले ही क्या होगा, ये ब्रेक हो जाएगा। इसका ये जो वायर है अंदर का ये ब्रेक हो जाएगा, और जब ये वायर ब्रेक हो जाएगा इसका मतलब क्या हुआ, सर्किट ब्रेक हो चुका है। और जहां पर सर्किट ब्रेक हो चुका है, जहां पर सर्किट ब्रेक हो गया है, वहां पर आगे करंट फ्लो नहीं हो पाएगी। और जब आगे करंट फ्लो नहीं होगी तो हमेशा क्या होगा कि ओवरलोडिंग की वजह से होने वाले जो आग लग रही थी या ऐसे कुछ जो डिजास्टर्स होने वाले थे, जो डैमेज होने वाला था, वो प्रिवेंट हो जाएगा। फाइन। शॉर्ट सर्किट का भी यही है, जैसे ही हमें लगेगा कि हाँ भाई यहाँ पे कुछ एकदम से करंट जो है, ज्यादा करंट का फ्लो एकदम से बढ़ चुका है, तो वही क्या होगा, ये फ्यूज जो है पहले ही ब्रेक हो जाएगा, ये अपनी कुर्बानी दे देगा, ये मर जाएगा, ठीक है, ये यहाँ से मेल्ट हो जाएगा। और जब मेल्ट होगा तो क्या होगा, मेल्ट होते ही सर्किट ब्रेक होगा, सर्किट ब्रेक होने के बाद तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती ही नहीं है, तो हमारे अप्लायंस तक पहुंचेगी ही नहीं करंट, ठीक है। और आजकल इसकी जगह क्या यूज करते हैं, MCBs का यूज किया जाता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ताकि बार बार ना ये फ्यूज लगाने की जरूरत ना पड़े हमको कि इसको निकालो इसको लगाओ, नहीं, वो सिर्फ स्विच नीचे हो जाएगा यानी ऑफ हो जाएगा। जैसे ही फिर आपको लगे कि अब नॉर्मल हो गया होगा तो वहां पे आप क्या करें, स्विच को ऑन कर दें। चले, why should a fuse with defined rating for an electric circuit not be replaced by one with a larger rating? लार्जर रेटिंग से हम क्यों नहीं उसको रिप्लेस कर सकते? सपोज अगर हमें कहा गया है कि भाई ये जो आपका फ्यूज है ये 5 एम्पियर का है, ठीक है, तो हम इसको 6 एम्पियर 7 एम्पियर तक का क्यों नहीं ले सकते? एक्चुअली द थिंग इज कि जिस सर्किट के अंदर इसको लगाया गया है उस सर्किट के अंदर सपोज यहाँ से करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, हमको पता है कि जैसे ये करंट जो है यहाँ तक आएगी, तो अगर ये करंट यहाँ पर 6 एम्पियर से ज्यादा आई या 5.5 एम्पियर से ज्यादा आई तो क्या होगा, आग लग सकती है। बिकॉज इसकी जो कैपेसिटी है ये कितना एम्पियर ले सकता है, ये कितनी एम्पियर ले सकता है, 5 एम्पियर ले सकता है, ठीक है। जैसे ही ये सर्किट के ऊपर बहुत सारे प्लग एक साथ में लगेंगे तो क्या होगा, हाथों हाथ से ये बहुत ज्यादा करंट को खींचेगा, जितनी ज्यादा करंट आएगी उतनी ज्यादा हीटिंग होगी और उसकी वजह से यहाँ पर आग लग सकती है, यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो सकता है, ओवरलोडिंग हो सकती है। लेकिन सेंटर में यहाँ पर क्या कर दिया जाता है, इस फ्यूज को लगा दिया जाता है, और इस फ्यूज को 5 एम्पियर, अगर 5 एम्पियर करंट तो चलो ये ले रहा है,
तो हम लगाएंगे उस फ्यूज को 6 एम्पियर का, या हम उसको फ्यूज जो लगेगा वो फ्यूज लगेगा 5.5 एम्पियर का। तो जैसे ही करंट 5.5 एम्पियर से ज्यादा आएगी तो उसकी हीटिंग से क्या होगा, जो फ्यूज वायर है वो मेल्ट हो जाएगा। फाइन, जो फ्यूज वायर है उसको क्या हो गया, वो मेल्ट हो गया। अब जब ये फ्यूज वायर मेल्ट हो गया तो यहाँ का सर्किट क्या हो गया, ब्रेक हो चुका है। तो यहाँ तक जो करंट आई, इस स्विच बोर्ड तक जो करंट आई, हमारे अप्लायंस तक जो करंट आई वो कितनी आई है, 5.5 एम्पियर तक आई है। उससे आगे नहीं आ पाई तो ये झेल कितना रहा है, ये 5 एम्पियर तो ले रहा है। अगर उससे आगे आएगी तो ओवरलोडिंग होगी और ओवरलोडिंग से आग लग सकती है, लेकिन ये फ्यूज ने क्या किया, इसको पहले से ही प्रिवेंट कर दिया। फाइन, चलो दैट इज वाई इससे अगर ज्यादा की लगा दी तो ये मेल्ट नहीं होगा। अगर सपोज हमने यहाँ पर लगाया 7 एम्पियर तक का, तो 7 एम्पियर करंट से पहले ये मेल्ट नहीं होगा और उससे पहले यहाँ शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, यहाँ आग लग जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगी। दैट इज वाई फ्यूज को हमेशा सेम रेटिंग का लगाया जाता है, ना उससे हायर ना उससे लोअर। चलो आगे आ जाओ, ये देखो ये हमारा एक्सप्लेनेशन पूरा आपको इस तरह से एक्चुअली इसका आंसर लिखना है, ठीक है। मेरी तरह ये पूरे सर्कल्स नहीं बनाने आप, ये जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए था। आप इसका आंसर इस फॉर्म में लिखेंगे कि ये क्या है, सेफ्टी डिवाइस है कनेक्टेड इन सीरीज विद द लाइव वायर ऑफ अ सर्किट, सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, हाई रेजिस्टिविटी होती है इसकी, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट बिल्कुल लो होता है। हाई रेजिस्टिविटी क्यों होती है, बिकॉज जितना ज्यादा रेजिस्टिविटी होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, हीटिंग मिलेगी, हीट जनरेट होगी। It melts when a sudden urge of large current passes through it and disconnects the entire circuit from the electrical supply. पूरे electrical supply से disconnect कर देता है ये circuit को। But in case if we use a larger rating instead of a defined rating, then it will not protect the circuit as high current will easily pass through it and it will not melt. तो ज्यादा rating का आप नहीं use कर सकते हो, जितना rating है उतना ही use करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, दैट इज कंसीडर द फॉलोइंग सर्किट डायग्राम इफ R1, R2, R3, R4, R5 आर इक्वल ऑफ 3 ओम। ये सारे कितने ओम के, ये 3 ओम के हैं। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। इसका क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। देखो हमारे पास कितने रेजिस्टेंसेस है, 5 रेजिस्टेंसेस। सबकी रेटिंग कितनी है, सबकी वैल्यू कितनी है, 3 ओम। तो ये भी कितना होगा, 3 ओम। ये भी कितना है, 3 ओम। ये भी कितना है, 3 ओम। और ये भी 3 ओम, 3 ओम, ओम ही ओम, ओम ही ओम, ओम ही ओम। चले अब हमें क्या चाहिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए। तो अगर मैं इसको थोड़ा सीधा कर दूं, चलो नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। नेक्स्ट पेज पे हमको क्या करना, अच्छा पहले सर्किट लेंगे। देखो यहाँ से हम एक काम करते, इसको पहले सीधा कर देते हैं, फिर हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे। इसको जब मैं सीधा करने की कोशिश करूंगी तो एक काम करते, यहाँ से इसको कट करते हैं, कट करके इसको या खींच के नीचे ले आते हैं, ठीक है। कट करके खींच के इसको नीचे ले आएंगे तो होगा क्या, ये हमारा R1 है, ठीक है। ओके चलो ये क्या है, हमारा R1 है, ठीक है। यहां पर ये आया R1, ये R1 के आगे आए, एक कनेक्शन के बाद देखो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। जो फर्स्ट पार्ट है वहां पर तो क्या है, 1 है। जो नीचे वाला पार्ट है वहां पर क्या हो गया, 2 है। वहां पर क्या है, 2 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, ठीक है। यहां से आए, ये एक और रेजिस्टेंस आ गया। चलो डन। उसके बाद जो ये वाला था इसको हम और नीचे ले आए, ये पॉइंट से आगे आ जाओ। तो ये पॉइंट से जब आगे आया तो ये एक और रेजिस्टेंस हो गया। चलो ये कौन सा है, ये था हमारा R4। ये जो नीचे वाले थे ये क्या है, ये R2, ये R3 और ये क्या है, R5। आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि हमने जस्ट क्या किया है, हमने जस्ट यहाँ से इसको कट किया और यहाँ से कट करके इसको उठा के हमने सीधा कर दिया। तो जब हमने सीधा किया तो देखो क्या बन गया, इस तरह का स्ट्रक्चर बन गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। फाइन, चलो तो अब इसको कैलकुलेट करते हैं। थोड़ा इसको आगे और बना देते ताकि हमारे पास पूरा एक पेज आ जाए। ये हो गया हमारा क्या, ये R1 है। देन ये क्या था, ये था R4। ये जिस पॉइंट से कनेक्टेड है वहां से देखो क्या हो रहा है, वहां से 2 रेजिस्टेंस और निकल रहे हैं। एक रेजिस्टेंस ये है, दूसरा रेजिस्टेंस हमारा ये है, ठीक है। एक रेजिस्टेंस और यहाँ पे आगे आ गया ये, ठीक है। तो ये R1, R4, ये R2, R3 एंड R5 ऑल आर ऑफ 3 ohms, 3 ohm के। ऐसे बिल्कुल नहीं करना कि R1, R4, R5 को हम ऐड कर देते हैं, नहीं होगा क्या। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में आप क्या करें, पहले इसको भूल जाए उसको भूल जाए, पहले इस ट्राइंगल को कंप्लीट करें। इस ट्राइंगल के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये R2 प्लस R3 जो है, R2 प्लस R3 जो है ये सीरीज के अंदर है दोनों। तो इनको हम देख ले, 3 + 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 ohm। ये कितना हो गया, 6 ohm हो गया। अब जो देखो ये जो पूरा 6 ohm है और ये क्या है, ये होगा हमारा 3 ohm। 3 ohm गिवन है। अब देखो 1/R4 प्लस 1 क्या आएगा, ये R2 प्लस R3, R2 प्लस R3।
इक्वल्स टू, तो ये कितना आ गया 1/3 प्लस 1/6। अब इनका एलसीएम ले लें, एलसीएम ले गया तो क्या आ गया 6, ऊपर क्या आएगा 6 डिवाइड बाय 3 इज 2, 2 मल्टीप्लाई 1 इज प्लस 6 डिवाइड बाय 6 इज 1, 1 मल्टीप्लाई 1 इज 1 इक्वल्स टू, ये आया कितना 3/6, इसको आप डिवाइड कर दे 1 2, ये आ गया 1/2। और अगर मैं आपको बोलूं कि नहीं, एक काम करते हैं, इसको हम नाम देते हैं पूरे R6 नाम देते हैं, इस कंप्लीट को हम क्या नाम दे रहे हैं R6 नाम दे देते हैं, ठीक है। तो ये क्या है हमारा 1/R6 है बेसिकली। अब ये R6 कितना हो जाएगा, R6 हो जाएगा हमारा 2 ओम, R6 कितना हो गया 2 ओम हो गया। अब एक काम करें, इसको हम थोड़ा सा इजी कर देते हैं, इसको इजी कैसे करेंगे देखो, यहाँ फिर इसको बनाओ, ये R1 है हमारा, ये क्या है R1 कितना है ये 3 ओम हमको गिवन है। उसके बाद हमने क्या कहा, इस पूरे को हमने क्या नाम दिया R6, जो अभी हमारे क्या इक्विवेलेंट हो चुका है। तो ये R6 कितना है, R6 देखो अभी हमने कैलकुलेट किया है 2 ओम हो चुका है। देन हमने आगे आके एक और रेजिस्टेंस हमने देखा, दैट इज R5, और ये भी कितना है 3 ओम, ठीक है, ये कितना है 3 ओम है। फाइन, ट्राइंगल को हमने क्या किया, सॉल्व करके हम यहाँ तक आ गए थे ट्राइंगल के, तो हमने इसको ले लिया। अब ये तीनों कैसे है, ये तीनों एक सीरीज के अंदर है, ये अब पैरेलल नहीं है, वो पैरेलल था, लेकिन अब क्या ये तीनों किस में आ गए, सीरीज के अंदर कनेक्टेड हो चुके हैं। जब ये सीरीज में कनेक्टेड है तो अब हम क्या करें, R(s) ले लेते हैं इसका नाम, तीनों को ऐड कर दे, ये हो जाएगा 3 ओम प्लस ये 2 ओम प्लस हो जाएगा 3 ओम, 3 2 3। फाइन, तो ये कितना हो गया, R(s) इज इक्वल्स टू 8 ओम, R(s) कितना हो चुका है 8 ओम हो चुका है। फाइन, चलो, सो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। देखो बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आपको रेजिस्टेंसेस को कैलकुलेट करना हो, उसका इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना हो, सबसे पहले हम पैरेलल्स को कनेक्ट करें, जो पैरेलली है उनको सॉल्व करो, उसके बाद सीरीज वालों को सॉल्व करो। फाइन, चलो आगे आ जाओ, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज देयर इज अ ग्राफ, VI ग्राफ, यानी कि VI का मतलब क्या होता है पता है, V मतलब हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, I मतलब हमारा करंट। Graph for two wires A and B are shown in the figure if both wires are of same length. अगर ये दोनों वायर्स कैसे बिल्कुल सेम लेंथ के हैं, सेम थिकनेस के हैं, which of two is made of a material of high resistivity, ये जस्टिफिकेशन फॉर योर आंसर। इसमें से हाई रेजिस्टिविटी किसकी होगी, रेजिस्टिविटी हमको पता है, रो की बात कर रहे हैं, रो के बारे में पूछा है, किसकी ज्यादा होगी, ए की या बी की, रो किसकी ज्यादा होगी, ए और बी, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये रो कौन से फॉर्मूले में आता है, याद करो याद करो याद करो, ये कौन से फॉर्मूले में आता है, R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है, सेम थिकनेस है मतलब एरिया सेम, सेम लेंथ है मतलब एरिया सेम, ये दोनों तो सेम रहेंगे, लेंथ सिमिलर है, एरिया सिमिलर है दोनों का ही, तो उससे तो हम कंपेयर नहीं कर सकते। रेजिस्टेंस दोनों का अलग अलग होगा, बिकॉज देखो VI ग्राफ हमेशा क्या बताता है, VI ग्राफ हमेशा आपका हमेशा जो है रेजिस्टेंस बताता है, और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखो बेसिकली होता क्या है, V इज इक्वल्स टू IR होता है, तो हमें अगर R की वैल्यू चाहिए तो क्या होगा, V अपॉन I, ठीक है, V अपॉन I। अब देखो क्या हो रहा है, I अगर कम है तो V तो R ज्यादा होगा, I अगर ज्यादा है तो R कम होगा, V अगर ज्यादा है यानी कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है तो R ज्यादा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कम है तो R कम होगा। और इसके अकॉर्डिंग अगर हम चेक करें तो इस वाले A को एक बार चेक करो, ए में क्या लग रहा है, देखो पोटेंशियल डिफरेंस ए का ज्यादा है, बी का कम है, तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो ए का ज्यादा है, तो ए का जो पोटेंशियल डिफरेंस है अगर वो ज्यादा है, यानी V ऑफ ए अगर ज्यादा है, तो रेजिस्टेंस भी तो ए का ज्यादा होगा, बिल्कुल होगा, होगा, पॉसिबल है। चलो आई चेक कर ले, अगर करंट जो है ए के अंदर, देखो करंट कितनी जा रही है, करंट ए के अंदर थोड़ी कम जा रही है एज कंपेयर टू बी, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है ए का कितना होगा, ज्यादा होगा, यानी कि रेजिस्टेंस किसका ज्यादा है, दोनों के अंदर ए का ज्यादा है, ठीक है। इस VI ग्राफ के अंदर जो ए और बी आ रहे हैं ना वायर, उसमें वायर ए का जो रेजिस्टेंस है वो ज्यादा है, वायर ए का क्या ज्यादा है, रेजिस्टेंस ज्यादा है, और हमको पता है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी। अगर रेजिस्टेंस ए वायर का ज्यादा है तो रेजिस्टिविटी भी किसकी ज्यादा होगी, वायर ए की ज्यादा होगी, ठीक है। ग्राफ को एक बार अच्छे से चेक करना है, ग्राफ के अंदर देखो क्या दिया हुआ है, VI ग्राफ है, रेजिस्टेंस बताएगा ये, V जिसका ज्यादा है उसी का R भी ज्यादा होगा, तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस किसका ज्यादा था, A का ज्यादा था, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस भी किसका ज्यादा होगा, A का ज्यादा होगा, B का क्या होगा, कम होगा।
रेजिस्टेंस जो होता है वो रेजिस्टिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर रेजिस्टेंस बढ़ा तो रेजिस्टिविटी भी बढ़ जाएगी, अगर रेजिस्टेंस कम हुआ तो रेजिस्टिविटी भी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो अगर हम बात करें ए की, तो यहाँ पर क्या है, रेजिस्टेंस से ज्यादा, यानी रेजिस्टिविटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी एज कंपेयर टू बी। तो रो ऑफ ए इज ग्रेटर देन रो ऑफ बी। फाइन, चलो, सो आई होप कि आपको जस्टिफिकेशन भी क्लियर हो गया होगा। चले आगे आ जाए, आगे आ जाए, आगे आ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टडी द सर्किट शोन इन विच 3 आइडेंटिकल बल्ब्स B1, B2 and B3 are connected in parallel with a battery of 4.5 volt. What will happen to the glow of other 2 bulbs if the bulb B3 gets fused? ये जो आपको पूरा एक फिगर दे रखा है, इसके अंदर देखो क्या देखना है, इस सर्किट के अंदर हमें क्या चेक करना है, 3 आइडेंटिकल बल्ब्स है, बिल्कुल सिमिलर तीनों बल्ब्स है, B1, B2, B3 पैरेलली कनेक्टेड किए गए हैं, ठीक है। बैटरी भी देखो इनकी सेम है, बैटरी दे रखी है 4.5 वोल्ट। आपको ये बताना है कि ग्लो ऑफ अदर 2 बल्ब्स क्या होगा अगर बल्ब जो B3 है वो फ्यूज हो गया। अगर ये जो B3 बल्ब है ये फ्यूज हो चुका है, ये बल्ब आपका फ्यूज हो चुका है, यानी ये काम नहीं करेगा, तो इन दोनों बल्ब पे क्या कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? तो हमारे घर के सर्किट पे आते हैं। जो हमारे घर का सर्किट होता है, क्या उसके अंदर अगर आपकी टीवी खराब हो जाए तो क्या आपका एसी चलना बंद कर देता है? क्या आपका रेफ्रिजरेटर चलना बंद कर देता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। एक काम और करते, चलो थोड़ा सा एक आगे आओ, यहाँ पर देखो, एक यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर क्या है, एक अप्लायंस यहाँ पर है, दूसरा अप्लायंस यहाँ पर है, तीसरा अप्लायंस जो है वो यहाँ पर है, ठीक है। एक अप्लायंस यहाँ हुआ, एक यहाँ, एक यहाँ। अब क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रिक करंट आई, थोड़ी यहाँ जाएगी, थोड़ी यहाँ जाएगी, थोड़ी यहाँ जाएगी। उस इलेक्ट्रिक करंट से ये अप्लायंस चलेगा, ये अप्लायंस चल रहा है, एक्चुअली ये अप्लायंस थोड़ा क्या खराब हो गया तो ये नहीं चलेगा। तो क्या ये दोनों अप्लायंस वर्क करेंगे? बिल्कुल करेंगे भाई, जितनी करंट वहां गई है वो अप्लायंस काम नहीं करेगा, कोई बात नहीं, लेकिन करंट अगर इस डायरेक्शन में गई है तो ये अप्लायंस काम करेगा, करंट इस डायरेक्शन में है तो ये वाला अप्लायंस भी हमारा काम करेगा। तो वैसे ही अगर मैं यहाँ बात करूं तो यहाँ पर क्या होगा, जो करंट आएगी वो देखो कुछ इधर जाएगी, कुछ थोड़ा और आगे जाके इधर चली जाएगी, कुछ थोड़ा और आगे जाके इधर आएगी। अगर ये बल्ब B3 हमारा फ्यूज हो भी चुका है तो इस पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, B3 भले ही फ्यूज हो चुका है बट हमारा जो ये B2 है और B1 है, B2 और ये जो B1 है ये बिल्कुल अच्छे से ग्लो करेगा, तो इनके ऊपर कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं होगा, ये दोनों बहुत अच्छे से ग्लो करने वाले हैं। फाइन, चलो इजी क्वेश्चन था ये, तो कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, बस थोड़ा बड़ा सा हमें दिख रहा था, दैट्स इट। नाउ व्हाट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू जूल्स? इलेक्ट्रिक एनर्जी है उसको किसमें कन्वर्ट करना है, अभी जूल्स में कनेक्ट करना है, ठीक है। कमर्शियल यूनिट बतानी है और उसको जूल्स के अंदर कनेक्ट करना है, कन्वर्ट करना है, नॉट कनेक्ट करना है। कमर्शियल यूनिट क्या होती है? तो देखो कमर्शियल यूनिट का मतलब है कि हमारे इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आता है वो कौन सी यूनिट में आता है, बस वही आपकी कमर्शियल यूनिट है। हमारी इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आता है उसको क्या कहा जाता है, 200 यूनिट, 300 यूनिट, 250 यूनिट्स। तो वो जो 1 यूनिट है, 1 यूनिट है, इसका मतलब क्या हुआ, तो 1 यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर। और यही क्या होती है, इट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब इसको जूल्स में कनेक्ट कर ले, क्योंकि ये तो किलोवाट आवर के अंदर है, हमें नहीं पता क्या होगा। तो किलोवाट का मतलब क्या होता है, देखो 1 किलोवाट का मतलब क्या होगा, 1000 वॉट। 1 किलोवाट का मतलब क्या होता है, 1000 वॉट होता है, मल्टीप्लाई आवर्स। आवर्स को हमेशा किसमें कन्वर्ट करना है, सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है, सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है। तो देखो 1 आवर में कितने सेकेंड्स होता है, 3600 सेकेंड्स। फाइन, 3600 सेकेंड्स होते हैं। नाउ इनको मल्टीप्लाई कर दे, जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला हमें, 3600 तो था, ये 3 जीरो और ऐड कर लो, ये 3 जीरो, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 36 लाख जूल्स। इसमें आ गया 36 लाख जूल में आ गया। अब लेकिन इतना बड़ा है, बार बार तो नहीं यूज कर सकते, तो हम एक काम करते हैं, इसको थोड़ा पॉइंट्स में साइंटिफिक नोटेशन में लेते हैं। 3.6 पता होगा साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, फर्स्ट डिजिट जो है उसी के बाद में क्या कर दे, जस्ट हम डेसिमल लगा दे और ये 3.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर, यहां से कैलकुलेट कर लो, 1 2 3 4 5 6, क्या 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये आ गया 10 टू द पावर 6 जूल। तो दैट विल बी योर कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, जिसको हमने किस में कन्वर्ट किया है, जूल में कन्वर्ट किया है। तो नेक्स्ट टाइम से अगर इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है तो कंफ्यूज नहीं होना है कि यार ये यूनिट क्या है, ये यूनिट कुछ भी नहीं है, जस्ट किलोवाट आवर है। इसका मतलब है कि आपने कितनी एनर्जी यूज की है, 3.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 6 जूल, ओनली फॉर 1 यूनिट।
अगर मैं आपको बोलूँ आपने 200 यूनिट यूज किया, सपोज आपने किसी ने बोला कि भाई हमारे घर का जो बिजली का बिल आया है वो कितना आया है, 200 यूनिट आया है, ठीक है। तब क्या होगा, 200 यूनिट बिल का क्या होगा, जस्ट हम इस 1 यूनिट वाले को 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। लेकिन वो इतना बड़ा आंसर आएगा कि उन लैक्स में हम हमारे बिजली के बिल में इतना नहीं लिख सकते, किसी को समझ भी नहीं आएगा। दैट इज वाई क्या होता है, यूनिट्स में लिखा जाता है। थोड़ी उस यूनिट को हमने क्या कर दिया, जो इतनी बड़ी ये जो वैल्यू थी उसको थोड़ा हमने छोटा करने के लिए एक कमर्शियल यूनिट ले लिए, ठीक है। चलो, सो आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है, तो ओम्स लॉ हमने पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, इस चैप्टर के अंदर जो मेन टॉपिक था वो यही तो था कि ओम्स लॉ क्या होता है। ओम्स लॉ हमको पता है क्या होता है, आई जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वी के। जो करंट होती है, जब सेम टेम्परेचर वगैरह सब कुछ अगर सिमिलर है, सिमिलर कंडीशंस है, कांस्टेंट कंडीशंस है, तो उस टाइम पे क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक करंट होती है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होती है और रेजिस्टेंस के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और इससे हमें एक फॉर्मूला मिला था, I इज प्रोपोर्शनल टू V अपॉन R, यानी कि I इज इक्वल्स टू V अपॉन R। यही हमारा क्या है, यही हमारा है ओम्स लॉ। एंड इनकी यूनिट्स क्या थी, तो I को किस में डिनोट करते हैं, एम्पियर से मेजर करते हैं, एम्पियर। पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट, एंड R जो है रेजिस्टेंस जो उसको ओम में करते हैं, ओम, ठीक है, ये बताया था। चलो नाउ सी, यही था बिल्कुल। कंडीशंस जब रिमेन होती है, फिजिकल कंडीशंस जब सेम रहती है तो क्या होता है, V इज इक्वल्स टू IR। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर, एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V एंड रेजिस्टेंस R। देन हमारे पास ओके 3 क्वेश्चंस है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ पहले। डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर को डिफाइन करता है। इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, तो इलेक्ट्रिक पावर आपने पढ़ा है क्या होती है, याद करें इलेक्ट्रिक पावर को, फॉर्मूला भी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, P इज इक्वल्स टू VI पढ़ा था, ठीक है। जितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं ना वही तो है इलेक्ट्रिक पावर, और क्या है। चलो, जितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। किस में डिनोट करना है, तो इसको बेसिकली तो ये हमने पढ़ा था, P इज इक्वल्स टू होता है VI। फॉर्मूला किस में लिखना है, देखो पोटेंशियल डिफरेंस V एंड R में लिखना है। तो I को एक काम कर दे, I की जगह रिप्लेस कर देते हैं V अपॉन R, बिकॉज वी नो ओम्स लॉ, ठीक है। तो P इज इक्वल्स टू हो जाएगा V अपॉन R, तो P इज इक्वल्स टू हो गया V स्क्वायर अपॉन R, एंड इट विल बी योर फॉर्मूला जो इसने कहा है, पोटेंशियल डिफरेंस V एंड रेजिस्टेंस R। फाइन, चलो, सो आई होप कि इतनी चीज आपको क्लियर हो गई होगी। देखो देन आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एन इलेक्ट्रिक फ्यूज इज रेटेड एट 2 एम्पियर, व्हाट इज मीन बाय दिस स्टेटमेंट। एक इलेक्ट्रिक फ्यूज है जिसकी वैल्यू कितनी है, जिसकी वैल्यू है 2 एम्पियर। ये कितना रेट का है, 2 एम्पियर का है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वो जो सर्किट है, जिस सर्किट के अंदर फ्यूज 2 एम्पियर वाले फ्यूज को ऐड किया गया है, उसके अंदर सिर्फ 2 एम्पियर करंट ही आ सकती है। जैसे ही 2 एम्पियर से ज्यादा करंट आएगी वैसे ही ये फ्यूज क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा और उस सर्किट को ब्रेक कर देगा। तो उस सर्किट के अंदर कितनी करंट फ्लो हो सकती है, ओनली 2 एम्पियर करंट जो है वो फ्लो हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ 1 किलोवाट इज ऑपरेटेड एट 220 वोल्ट, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूजेस दैट रिस्पेक्टिवली रेटेड एट 1 एम्पियर, 3 एम्पियर एंड 5 एम्पियर कैन बी यूज्ड एट। आपको ये बताना है कि देयर इज इलेक्ट्रिक आयरन। इलेक्ट्रिक आयरन की देखो पावर कितनी गिवन है, पावर इज 1 किलोवाट, एंड इसको किस पे ऑपरेट किया गया है, वोल्टेज कितना है इसका 220 वोल्ट, ठीक है। अब हमें क्या बताना है कि फ्यूज कितना, कौन सा यूज करेंगे, फ्यूज कौन सा यूज करेंगे। तो आपको पता होगा कि हमेशा जो फ्यूज होता है वो किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक करंट पे डिपेंड करता है। कितनी करंट उस सर्किट के अंदर फ्लो हो सकती है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि फ्यूज कितना होगा। तो देखो एक नया पेज लेके हम एक चेक कर लेते हैं, पे आ जाओ नए पेज पे। इसके अंदर क्या होगा, देखो पावर कितनी गिवन है 1 किलोवाट यानी कि 1000 वॉट, एंड आपके देखो वोल्टेज कितना गिवन है यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज 220 वोल्ट। नाउ आपको ये बताना है कितना फ्यूज चाहिए। चलो आई कैलकुलेट कर ले पहले, कि आई पे ही तो डिपेंड करता है ये। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, P इज इक्वल्स टू VI। अभी हमने देखा था जब हमने प्रीवियस फर्स्ट क्वेश्चन देखा था, फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा, देखो ये वाला, डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर, जितने इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हैं, या फिर रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या होता है, पावर होती है। तो उसी का देखो फॉर्मूला हमने क्या देखा, P इज इक्वल्स टू VI। तो P इज इक्वल्स टू VI, इसमें हमें I कैलकुलेट करना है, इट विल बी P अपॉन V। I कैलकुलेट करना है तो क्या होगा, P अपॉन
V, अब पावर की वैल्यू लिख दे, दैट इज 1000 अपॉन वोल्टेज की वैल्यू कितनी है, देखो 220 वोल्ट है, 0 to 0 कैंसल, कितना बचा 100 अपॉन 22 एंड इट विल बी लमसम 4 पॉइंट लमसम कुछ रहेगा 4 पॉइंट, इसको कैलकुलेट कर लो, देखो डिवाइड कर लो आप 22 से, 22 100 4 टाइम्स आता है तो क्या होता है 88 होता है, यहाँ रिमेनिंग रहेगा 12 पॉइंट लगाओ 0 एंड 22 4 सा क्या आया 88, 22 5 सा कितना हो जाएगा 110, तो ये आ जाएगा 5 110, रिमेनिंग कितना है हमारे पास 9, अगेन आ गया 0, ये आ गया 4.54 लमसम आएगा, ठीक है 4.54 लमसम क्या आया हमारे पास में इलेक्ट्रिक करंट आ गई। यानी कि ये वो सर्किट है जिसके अंदर कितने एम्पियर की करंट फ्लो हो सकती है 4.54 एम्पियर की करंट जो है इस सर्किट के अंदर फ्लो हो सकती है। तो हम फ्यूज कितने एम्पियर का लगाएंगे, देखो फ्यूज के लिए हमारे पास ऑप्शन क्या है 1 एम्पियर का लगाएंगे, बिल्कुल नहीं, वो तो पहले ही जो है मेल्ट हो जाएगा। 3 एम्पियर भी नहीं, एटलीस्ट 4.54 से ज्यादा होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास 5 एम्पियर है। तो यानी कि हम जो फ्यूज लगाएंगे वो कितने का होना चाहिए, फ्यूज कितने का लगेगा, फ्यूज लगेगा 5 एम्पियर का, बिकॉज 4.54 या 4.5 लमसम अगर हम देखें इतनी तो करंट उस सर्किट के अंदर फ्लो हो ही रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। अगर थोड़ी ज्यादा होगी तो 5 एम्पियर तक की करंट तो वो सर्किट आराम से झेल सकता है, उसके बाद दिक्कत होगी तो 5 एम्पियर तक आते आते क्या होगा, जो ये फ्यूज है वो मेल्ट हो जाएगा। दैट इज वाई जो फ्यूज लगाया जाएगा वो कितना लगाया जाएगा 5 एम्पियर का लगाया जाएगा, 5 एम्पियर की रेटिंग होगी उस फ्यूज के अंदर। फाइन, चलो सो आई होप कि क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। चलो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा बिकॉज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था जो हमने अभी फ्यूज वाला देखा था। सो यहाँ हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज कंप्लीट होते हैं, यानी कि आपका चैप्टर जो है फिर से आपके लिए एक बार रिवाइज हो चुका है एंड अब एग्जाम के अंदर कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हाफ ईयरली में तो डेफिनेटली रॉक करके आना और अच्छे से पेपर दे के आना। थैंक यू सो मच।